तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको देख करके आपकी आंखें नम हो जाएगी। तो लड़की बोलती है, मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा। समझी जानू बेशक, मुझे भी उनका यो प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ, हम मियाँ बीवी जो है। पर 1 से 2 बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी कामवाली गीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियां दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती और रखेल नहीं। श्यामलाल की आंखों में किसका चेहरा नजर आ रहा था और रात के 10 बज चुके थे। टेलीविजन बंद करके श्यामलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद ही नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बार बार निम्मो का चेहरा और गदराया बदन आ रहा था। 1 घंटे बाद श्यामलाल ने निम्मो को फोन किया। निम्मो, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है न आपकी? उधर से निम्मो की आवाज सुनाई दी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो, अभी आती हूँ। कुछ देर बाद निम्मो कमरे में आ गई। सिरदर्द की गोली देते हुए वह बोली, यह दर्द कब हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, निम्मो ने कहा और श्यामलाल के माथे पर बाम लगाने लगी। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपनी बाहें निम्मो की कमर में डाल दी और रात के 10 बज चुके थे। टेलीविजन बंद करके श्यामलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद ही नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बार बार निम्मो का चेहरा और गदराया बदन आ रहा था। 1 घंटे बाद श्यामलाल ने निम्मो को फोन किया। निम्मो, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है न आपकी? उधर से निम्मो की आवाज सुनाई दी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो, अभी आती हूँ। कुछ देर बाद निम्मो कमरे में आ गई। सिरदर्द की गोली देते हुए वह बोली, यह दर्द कब हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, निम्मो ने कहा और श्यामलाल के माथे पर बाम लगाने लगी। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपनी बाहें निम्मो की कमर में डाल दी और सुगंधा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती पर मैं एक क्या कई जन्म कुर्बान कर सकता हूँ। चलो हटो, तुम बड़े वो हो। कुछ ही मुलाकातों में मस्का लगाना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। फिर अदा से शर्माते हुए सुगंधा ने रमेश के सीने पर अपना सिर टिका दिया। रमेश ने सुगंधा के बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, सुगंधा, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा, फिर अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे। रमेश, तुम शादी के वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? और लकवे ने रीता की जिंदगी तबाह कर दी, पर उसके पति ने हिम्मत नहीं हारी और रीता की सेवा में जुट गया। इस सब के बावजूद रीता को लगा कि गब्बर को उसके तन की भूख सता रही होगी। उसने अपनी छोटी बहन मीता से गब्बर का दूसरा ब्याह कराने की सोची। क्या गब्बर ने रीता की बात मान ली? वाकई गब्बर को औरत की देह की भूख थी। सूरज हर रोज की तरह आज भी अपनी धुन में मगन सा निकला।
पर अब यह सूरज रीता के लिए और दिन जैसा नहीं रहा था। कहते हैं कि दिन खोटे होने में पल भर भी नहीं लगता, बस ऐसा ही कुछ रीता के साथ हुआ था। एक रात ने उसकी जिंदगी को खोटा कर दिया। वह रात में अचानक कांपने लगी। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और लकवे ने रीता की जिंदगी तबाह कर दी, पर उसके पति ने हिम्मत नहीं हारी और रीता की सेवा में जुट गया। इस सब के बावजूद रीता को लगा कि गब्बर को उसके तन की भूख सता रही होगी। उसने अपनी छोटी बहन मीता से गब्बर का दूसरा ब्याह कराने की सोची। क्या गब्बर ने रीता की बात मान ली? वाकई गब्बर को औरत की देह की भूख थी। सूरज हर रोज की तरह आज भी अपनी धुन में मगन सा निकला, पर अब यह सूरज रीता के लिए और दिन जैसा नहीं रहा था। कहते हैं कि दिन खोटे होने में पल भर भी नहीं लगता, बस ऐसा ही कुछ रीता के साथ हुआ था। एक रात ने उसकी जिंदगी को खोटा कर दिया। वह रात में अचानक कांपने लगी। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमीला और शर्मिला पक्की सहेलियां थीं। उनकी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल न होने, गरीबी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके परिवारों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन वे दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगी। जमीला कब जवान हो गई, उसकी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब उसे टोकते, बड़ी हो गई है तू, ठीक से दुपट्टा ओढ़ कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना, बहू इसे नकाब ला कर दे, अब कोई छोटी बच्ची थोड़े ही है, बड़ी हो गई। वह सोचती, आखिर मुँह में ऐसा क्या हुआ है? जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई कुछ नहीं कहता था और सुरेंद्र पहले ऐसा नहीं था। वह अपने परिवार में मस्त रहता था, पर काम करते उसके दोस्त प्रकाश ने उसकी सोच बदल दी। वे दोनों सेंट्रल रेलवे मुंबई के तकनीकी विभाग में थे और बहुमंजिला इमारत में अपने फ्लैट में रहते थे। सुरेंद्र का फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, जबकि प्रकाश का पहली मंजिल पर। सुरेंद्र तकरीबन 54 साल का था और प्रकाश भी उसी का हमउम्र था। दोनों के पत्नी व बच्चे उनके साथ ही रहते थे। एक बार उन दोनों के परिवार वाले त्योहार में शामिल होने के लिए किसी रिश्तेदारी में चले गए। शाम को दफ्तर से लौटने पर दोनों बैठकर जाम चढ़ाते, फिर घूमने निकल जाते। खा पी कर दोनों देर रात को लौटते। बच्चे बड़े हो गए थे। उनकी पढ़ाई और कैरियर बनाने की चिंता सताने लगती। बड़ी होती बेटियों की शादी की चिंता से छुटकारा पाने के लिए दोनों बोतल खोलकर बैठ जाते। विस्की के रंगीन नशे में आसपास घूमती खूबसूरत लड़कियों को पाने की लालसा उनकी बातचीत का मुद्दा बनने लगी। और अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। तो साथियों, आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। और आम संजू वोरला डी जॉन को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।